तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई ज़बरदस्त चल रही होगी। वेलकम टू लर्नर IAS टुगेदर सक्सेस। दोस्तों हम लोग कंटिन्यू करेंगे पढ़ाई हमारा हिस्ट्री का। मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे थे कि स्पेक्ट्रम से। उससे पहले एक छोटा सा कोट है जो कि भगवद गीता से हमने उठाया है। लस्ट, एंगर एंड ग्रीड आर द थ्री डोर्स टू हेल। ठीक है, तो देखिए एक अगर इसका हमारे प्रिपरेशन से क्या है लिंक देखिए। लस्ट पता है आपको, एंगर और ग्रीड, ये तीन, गुस्सा होना या कोई कुछ बोल देता है यार इतने साल हो गया क्यों नहीं हुआ, उस पर आप गुस्सा मत होइएगा। ठीक है, तो ये सब मत करिएगा। तो बढ़िया से पढ़िएगा, जरूर से सक्सेसफुल होंगे। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे, द रिवॉल्ट ऑफ 1857। हमें पता है 1857 से पहले बहुत सारे रिवोल्यूशन या रिवॉल्ट्स हो चुके थे, जैसे कि सिविल रिवोल्यूशन है या फिर बहुत सारे हुए, सिविल हुए, मिलिटेंट हुए। ठीक है, तो बैटल ऑफ प्लासी जो था, जो कि 1757 में हुआ, ठीक है, उसके बाद से ही ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे अपना मतलब दबदबा बनाना शुरू कर दिया था। ठीक है, उसके बाद से काफ़ी रिवॉल्ट्स भी होने शुरू हुए, जैसे कि आर्टिसंस थे, इकोनॉमिक आर्टिसंस थे, क्राफ्ट्समैन थे, सबके धंधा बंद हो गए, इकोनॉमी पूरा गिर गया, जमींदार लोग भी परेशान हो गए। तो ये सब चीज़ें होता रहा। अंत में जाके 1857 में बहुत बड़ा रिवोल्यूशन हुआ जो अंग्रेज़ों को सबसे बड़ा झटका दिया। ठीक है, चलिए क्या होता है। तो इसके मेजर कॉज क्या थे, कारण क्या था जो इतना बड़ा रिवॉल्ट हुआ। इसके कई कारण थे दोस्तों। क्या क्या कारण था? एक इकोनॉमिक कॉज था, सोशियो कल्चरल कॉज था, पॉलिटिकल कॉज था। ठीक है, वो एक एक करके हम लोग देखेंगे क्यों इतना बड़ा रिवोल्यूशन होने को आया। सबसे पहला इकोनॉमिक कॉज देखिए दोस्तों, कॉलोनियल पॉलिसीज जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाई थी, उसने ट्रेडिशनल इकोनॉमी, फैब्रिक वाला जो था, सब कुछ इंडियन सोसाइटी का एकदम डिस्ट्रॉय कर दिया था। ठीक है, तो देखिए जब कंपनी आया तो मशीनें आए, तो हैंडवर्क्स जो थे वो सब खत्म हो गए। फिर उसके बाद वहाँ के कपड़े वपड़े आए, तो यहाँ इंडियन टेक्सटाइल जो हैंडीक्राफ्ट वाला था, हैंडलूम वाला था, वो सब खत्म हो गया। ठीक है, इस तरह से इनको धज्जियाँ उड़ा दिया इन्होंने। और बाकी जो हमारे मर्चेंट्स थे जो बाहर जाते थे व्यापार करने, उन पे इतना ज़्यादा रेवेन्यू, इतना ज़्यादा कर लगाया, हैवी टैक्सेशन हो गया, तो वो भी परेशान हो गए। ठीक है, तो कई लोग ऐसा किया कि जो स्पेशलाइज्ड वर्क है, स्किल्ड वर्क थे, उनको लेके ऐसे ऐसे काम करवाए कि जो उनको पता ही नहीं था, तो उससे उनका नुकसान हुआ। ठीक है, और ज़मींदारों पर भी बहुत ज़्यादा कर लगाना शुरू किया। तो इस तरह से इकोनॉमिक कॉज ऐसा था। ठीक है, इकोनॉमी बर्बाद करके इन्होंने रख दिया था। इसको पूरा देखेंगे ना तो वही चीज़ लिखा हुआ है, अब एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा। ठीक है, अब अगर बात करें द इंडियन ट्रेड एंड मर्चेंट्स, वही बात मैंने कहा, इन पे बहुत ज़्यादा कर लगा जाता था, इम्पोज हाई टैरिफ ड्यूटी। ठीक है, जिसके लिए इंडियन मेड गुड्स जो थे, जहाँ जो इंडिया की चीज़ें जो एक्सपोर्ट होती थी उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगता था, तो एक्सपोर्ट भी धीरे धीरे होना बंद हो गया। इतना ज़्यादा टैक्स लगेगा तो कोई भी चीज़ अगर इम्पोर्ट होता है उस पर हैवी टैक्स होता है, तो मार्केट में भी बहुत कॉस्टली वो मिलता है, तो उसकी डिमांड धीरे धीरे घटने लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये एक्सपोर्ट वाला इंडस्ट्री भी बर्बाद हो गया। जमींदार ट्रेडिशनल लैंडेड, वो ट्रेडिशनल एरिस्टोक्रेट्स जो जमींदार थे, उन पर जो थे ना वो शियो वारंटो लगा दिया, मतलब बाय द एडमिनिस्ट्रेशन। शियो वारंटो मतलब आप उसकी सही हकदार है कि नहीं है, वो उस पर क्वेश्चन मार्क कर दिया और सब कुछ लूट लिया। ठीक है, इस तरह से इकोनॉमी के लिए एकदम से मतलब परेशान करके रखा हुआ था, जिसके लिए लोगों ने रिवॉल्ट करना शुरू किया। जो जमींदार लोग थे वो लोग भी धीरे धीरे खिलाफ होने लगे अंग्रेजों के। ठीक है, तो इस तरह से इकोनॉमिक कॉज एक रोल प्ले करता है इन द रिवॉल्ट ऑफ 1857। ठीक है, फिर आता है पॉलिटिकल कॉज। पॉलिटिकल कॉज क्या होता है? ईस्ट इंडिया कंपनी जो था उसकी ग्रीडी पॉलिसी थी ऑफ द एग्रेंडिसमेंट, अकॉम्प्लिशमेंट बाय द ब्रोकन प्लेसेस एंड प्रोमिसेस। जो भी पॉलिसी या प्रोमिसेस करती थी ना ईस्ट इंडिया कंपनी, वो कुछ पूरा नहीं करती थी। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए बड़ा परेशान होना पड़ता था लोगों को। कोई भी प्रॉमिस करते थे उसको फुलफिल भी नहीं। ठीक है, तो ये एक बड़ा खतरनाक रीजन हुआ करता था जिसके लिए रिवॉल्ट हुआ। ठीक है, तो इसमें अगर देखा ऐसा तो बहुत इफेक्टिव कंट्रोल था, सब्सिडरी अलायंस था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स था, वैलेंस वाला, तो ये सब चीज़ें जो था बहुत ज़्यादा परेशान करती थी लोगों को।
ठीक है, मुगल मतलब कोई राजा का बेटा नहीं है, अगर किसी को उसने अडॉप्ट किया और वो राजा नहीं बन सकता, वो लैप्स कर जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से घटिया घटिया रूल बनाते थे जो कि पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा हैरेस करता था इंडियन रूलर्स को, तो जिससे इंडियन रूल पूरा एकदम कोलैप्स कर गया। तो ये भी कारण था जिसके लिए 1857 का रिवॉल्ट हुआ। फिर अगर बात करेंगे हम एडमिनिस्ट्रेशन की, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी क्या थी? रैम्पेंट करप्शन इन द कंपनीज एडमिनिस्ट्रेशन, कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन में वो खतरनाक करप्शन हो रहा था। स्पेशली अमंग द पॉलिसी पेटी ऑफिशियल एंड लोअर लॉ कोर्ट वाज ए मेजर कॉज ऑफ डिसकंटेंट। ठीक है, इंडियन it is the view of many historians that rampant corruption we see now in the India is a legacy of the company rule। ठीक है, तो इस तरह से देखा गया है कंपनी में बहुत ज़्यादा करप्शन हो रहा था, इंडिया के लोगों को लूट रहे थे कंपनी के लोग। ठीक है, तो इस तरह से ये भी एक रीजन था जिससे कि रिवोल्ट होने का चांस हुआ। सोशियो रिलीजियल कॉज, racial overtone and the superiority complex characteristic of the British administration attitude towards the native Indian public। गोरे अच्छे होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, सब कुछ होते हैं, तो ये एक superiority complex जो क्रिएट किया अंग्रेजों ने, ये बहुत गलत हुआ उस समय। ठीक है, सोसाइटी में एक डिस्क्रिमिनेशन पैदा किया। द एक्टिविटी ऑफ क्रिश्चियन मिशनरी हु फॉलोज द ब्रिटिश फ्लैग इन इंडिया वेर लुक्ड अपॉन द सस्पिशियस बाय द इंडियंस। ठीक है, तो जो थे वो इंडियंस के द्वारा सस्पिशियस थे। द अटेम्प्ट टू सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म सच एज एबॉलिशन ऑफ द सती, ठीक है, सपोर्ट ऑफ विडो मैरिज एंड वुमेन्स एजुकेशन वेर सीन बाय द लार्ज सेक्शन एज द पॉपुलेशन एज इंटरफेयर इन द सोशल एंड रिलीजियस डोमेन। हालांकि अच्छी चीज़ें थी, सती प्रथा ये सब चीज़ों को हटाया, बट जो लोग इसको मानते थे वो कहते थे कि ये हमारे सोशल और रिलीजन ये अपना टांग अड़ा रहे हैं। ठीक है, वो एक रीजन था। कुछ समुदाय के लोग, कुछ लोग इसको भी विरोध करते थे। इन्फ्लुएंस ऑफ द आउटसाइड इवेंट, ठीक है, 1857 coincides with the certain outside events with the British suffered serious losses, the first Afghan war। ठीक है, जिस समय रिवॉल्ट हो रहा था ना 1857 का, उसी समय बाहर से भी कुछ लोग अटैक कर रहे थे, जैसे अफगान वार हुआ, ठीक है, पंजाब वार हुआ, ठीक है, क्रीमियन वार हुआ, ये सब चीज़ें भी उसी समय हो रहा था। तो ब्रिटिशर्स को थोड़ा भारी पड़ गया, हर जगह से लॉस सहना पड़ा। द ब्रिटिश वर सीन टू बी नॉट सो स्ट्रॉन्ग एंड इट वाज फेल्ट दैट दे वुड बी डिफीटेड। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स को लगा कि हम शायद इसमें हार जाएंगे। इंडियन के साथ साथ बाहर के लोग भी साथ ही साथ अटैक कर रहे हैं। डिसकॉन्टेंट एमंग सिपाही, ठीक है, डिसकॉन्टेंट में द कंडीशन ऑफ सर्विस इन द कंपनीज आर्मी एंड कैंटोनमेंट इंक्रीजिंगली केम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद द रिलीजियस कास्ट एंड सेक्टेरियन मार्क्स एंड सेक्ट रूमर। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन ऑन द वेयरिंग कास्ट एंड सेक्टेरियन मार्क्स। ठीक है, तो ये क्या होता था, तो यहाँ पे आर्मी में जो था ये लोग भर्ती करते थे, इंडियंस भी थे। धीरे धीरे करके ये लोग क्या करने लगे कि जो हमारे जो रेस्ट्रिक्शन लगाने लगे, जो जैसे क्या होता है रिलीजियस और सेक्टेरियन वार क्या होता है, मार्क्स क्या होता है। जैसे पंजाबी लोग होते हैं, जो सिख होते हैं, वो टर्बन लगाते हैं, तो उनके लिए वो ज़रूरी है। मिलिट्री में भी वो वही पहनेंगे, चाहे उसी रंग के। ठीक है, तो इस पर भी ये लोग करने लगे, अड़ंगे चढ़ाने लगे। ठीक है, तो इस तरह से देखा गया तो एक रीजन बन गया। द रिलीजन हिंदू ऑफ द टाइम क्रॉसिंग द सीज मींट लॉस ऑफ कास्ट इन 1857 लॉर्ड कैनिंग्स गवर्नमेंट पास्ड अ जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट व्हिच डिक्रीड दैट ऑल फ्यूचर रिक्रूटर्स टू द बंगाल आर्मी वुड हैव टू गिव द अंडरटेकिंग टू सर्व एनीवेयर दिस सर्विस। ठीक है, तो इस तरह से काफ़ी चीज़ें उनको कहने लगे। ठीक है, और लॉर्ड कैनिंग ने तो ये तो कह दिया कि जो भी मिलिट्री ज्वाइन करेगा ब्रिटिश में, तो वो इंडिया में कहीं भी सर्व कर सकता है, ऐसा नहीं कि वहीं पे सर्व करेगा। ठीक है, इंडियन सिपाही वाज इक्वली अनहैप्पी विद द एमोलमेंट कंपेयर टू द ब्रिटिश काउंटर पार्ट। ठीक है, वो लोग खुश तो थे नहीं। ठीक है, इंडियन सिपाही वाज मेड टू फील सबऑर्डिनेट। ठीक है, तो इंडिया के सिपाही एक आर्मी में इंडिया के भी सिपाही हैं, वो ब्रिटिश के भी सिपाही हैं, इनको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता था, इनको ज़्यादा सहूलियत दिया जाता था, इनको नहीं दिया जाता था। इनको हमेशा इन्फीरियर दिखाया जाता है, सबऑर्डिनेट दिखाया जाता था। ठीक है, तो ये भी एक दिक्कत हुआ करती थी इनके साथ। बिगिनिंग एंड स्प्रेड ऑफ द रिवॉल्ट, ठीक है, शुरू कैसे हुआ और बिगिनिंग कैसे हुआ, और ये पूरे देश में फैल कैसे गया। द स्पार्क, ठीक है, क्या हुआ स्पार्क, शुरुआत कैसे हुआ। The reports about the mixing of the bone dust in the atta flour and the introduction of the Enfield rifle enhanced the sepoys' growing dissatisfaction with the government.
ठीक है। रिकॉर्ड ये कहता है कि जो बोन डस्ट होता था ना, ठीक है, बोन पाउडर, उसको आटे में मिला के इनको खाने को देते थे। और एनफील्ड राइफल जो था, जो सिपाही लोग पकड़ते थे, उसमें भी वो लोग सेटिस्फाइड नहीं थे, ठीक है। तो ये कहते थे कि उसमें ग्रीस्ड रैप होके आता था, ग्रीस्ड रैपिंग पेपर ऑफ द कैटरिज एंड द न्यू राइफल हैव टू बी बीटन ऑफ बिफोर लोडिंग, ठीक है। कहते थे कि जो कारतूस आते थे ना, जो कारतूस था, जो बंदूक में कारतूस डालते हैं, उसमें क्या होता था ना, वो लोग ग्रीस मतलब चर्बी लगा के देते थे, जिसको कि बंदूक में लोड करने से पहले दांतों से काटना पड़ता था, जो कि हिंदूस तो ऐसा नहीं करते थे, जो लोग मीट वीट नहीं खाते थे। तो ये सबसे बड़ा रीजन बना उस विद्रोह का, इसका विरोध वो करते थे। वो शायद वो जानबूझ के वो ब्रिटिशर्स ऐसा करते थे, क्योंकि इनको सोशल और रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट पैदा करना था, इसीलिए ये करते थे। ठीक है दोस्तों, ये एक रीजन था शुरू होने का, स्पार्क होने का, आग भड़कने का विद्रोह का। स्टार्ट एट मेरठ, मेरठ में ये शुरू हुआ। कैसे मेरठ में शुरू हुआ? सबसे पहले बिगान हुआ मेरठ में, 58 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से 58 किलोमीटर दूर ये शुरू हुआ मई 10 1857 में। एंड देन गैदर फ्रोस रैपिडली soon embraced a vast area from the Punjab in the north and the नर्मदा नॉर्थ, ठीक है, पंजाब नॉर्थ में, और नर्मदा इन द साउथ, टू बिहार इन द ईस्ट एंड राजपूताना इन द वेस्ट, या इतने दूर तक वो फैल गया। इवन बिफोर द मेरठ इंसिडेंट देयर वर नंबलिंग ऑफ resentment in various cantonment. The 19th Native Infantry at Berhampur, which refused to use the newly introduced Enfield rifle and broke out in the mutiny in the February 1857 was disbanded. In March 1857 a young sepoy of the 34th Native Infantry, ठीक है, मंगल पांडे, ठीक है, मंगल पांडे went a step further and fired the सर्जेंट मेजर ऑफ दिस यूनिट बैरकपुर, ठीक है, बैरकपुर में ये इन्होंने मार दिया, वहाँ के सर्जेंट थे तो उनको मार दी गोली। ही वॉज ओवर पावर्ड एंड एग्जीक्यूटेड ऑन April 8 while his regiment was disbanded in May, ठीक है, disbanded in May, ठीक है, इन 7th अवध। इस तरह से पूरे देश में ये फैल गया, ठीक है। मेरठ में शुरू हुआ, फिर बैरकपुर में आ गया, फिर अवध में चला गया, तो इस तरह से पूरे देश में ये फैल गया। इसको बीट बाय बीट जरूर से हम लोग रीडिंग करेंगे, ठीक है। चॉइस ऑफ बहादुर शाह आज सिंबॉलिक हेड, बहादुर शाह को सिंबॉलिक हेड कहा गया। देखिए उस समय हालांकि था तो ये सिपाहियों का, बट बहादुर शाह उस समय मुगल के अंतिम जो थे सुल्तान थे, वो सिर्फ नाम के हेड रहे कि युद्ध हम कर रहे हैं, बट आप इसके फेस रहेंगे, आप इसके फेस रहेंगे, ठीक है। तो उनको सिविलियन ज्वाइंस किया इनको, ठीक है। धीरे धीरे जब सिपाही म्यूटिनी बढ़ने लगा तो काफ़ी सिविलियंस ने भी उनको ज्वाइन किया, ठीक है। तो कैसे ज्वाइन किया? अपॉइंटेड बाय द रिबेलियन ऑफ द स्कूल ऑफ द सिविल पॉपुलेशन, रेबेलियन of the civil population, particularly in the northwestern provinces and Awadh, their cumulated grievance found immediately expression and they rose in masses to give in to their position, ठीक है। तो इस तरह से सिविलियंस ने भी इस पे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जमींदारों ने भी हिस्सा लिया, सब ने अपनी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया। स्टॉर्म सेंटर्स एंड लीडर ऑफ द रिवॉल्ट, ठीक है। एट दिल्ली द नॉमिनल एंड सिंबॉलिक लीडरशिप बिलोंग टू द मुगल एम्पायर बहादुर शाह, बट द रियल कमांड ले विद द कोर्ट ऑफ द सोल्जर हेडेड बाय द जनरल वक्त खान, ठीक है। तो कमांड वक्त खान के पास, ठीक है। तो इस तरह से हुआ। बहादुर शाह वाज परहैप्स द वीकेस्ट लिंक, तो इस तरह से उनको फेस बना के लोगों ने हमने लड़ना शुरू किया। कानपुर में नेचुरल चॉइस नाना साहब थे, उनको लेके काम हुआ। द एडॉप्टेड सन ऑफ द लास्ट पेशवा नाना साहब थे, ठीक है। बाजीराव टू हु वाज रिफ्यूज टू द फैमिली टाइटल, तो ये उस समय का स्टोरी है, ठीक है, किस तरह से बदल रहा था सिचुएशन हुआ था। बेगम हजरत महल टूक ओवर द रेन ऑफ रेन एट लखनऊ, बेगम हजरत महल ने लखनऊ का रेन संभाला। वेयर द रेवेलियन ब्रोक आउट इन जून 4 1857, द पॉपुलर सिंपथी वाज ओवरवेलमिंगली इन फेवर ऑफ द डिस्पोजिशन, ठीक है, डिस्पोज नवाब हियर सन, ठीक है,
बिरिजिस कादिर, ठीक है, Here her son was Birjis Qadir was proclaimed the Nawab a regular admission। तो ये वही वाली बात है, यहाँ पर भी वो ये था माइनर था, तो उसको भी काफ़ी लोगों ने इस पर, लक्ष्मीबाई जो झांसी की थी उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया, मौलवी अहमदुल्ला उन्होंने भी, कुंवर सिंह ने भी किया, खान बहादुर ने भी किया, तो सब ने सपोर्ट हो गया। तो यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे सप्रेशन ऑफ द रिवॉल्ट, ठीक है, क्यों हुआ। तो पता चला क्यों हुआ था, इकोनॉमिक कॉज क्या था, पॉलिटिकल कॉज क्या था, सोशियो रिलीजियल कॉज क्या था, फिर उसके बाद हमें ये पता चला हम लोग क्या लिखेंगे क्या नहीं लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए अभी यहाँ पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे सप्रेशन ऑफ द रिवॉल्ट, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, जय हिंद।